एक लड़की बयान करती है, मेरे दादा 2 साल पहले वफात पा चुके हैं, मगर मैंने जब से होश संभाला उन्हें अक्सर रंजीदा देखा। बैठे बैठे उनकी आंखें नम हो जाती थीं। फिर खामोशी से हम सब के दरमियान से उठते और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते। मुझे समझ नहीं आती थी कि दादा अबू क्यों इतने उदास रहते थे। वक्त गुजरता गया, मैं जमात नहम में आ चुकी थी, मगर दादा अबू की संजीदगी जूं की तूं रही। स्कूल में जश्न आज़ादी का प्रोग्राम था। मैं ज़ोर शोर से तकरीरी मुकाबला जीतने की तगोदौ में लगी थी। मामा ने तकरीर बहुत अच्छी लिख कर दी थी। बाबा मुझे शाम में तैयारी करवा रहे थे। दादा अबू भी पास ही बैठे थे। दादा बागौर मुझे देखते रहे, फिर बाबा से बोले, हानिया बिल्कुल तुम्हारी फूफो के जैसे बोलती है, और नाक नक्शा तो देखो, बिल्कुल आप ही जैसा ही होता जा रहा है। बाबा ने एक गहरी निगाह दादा अबू के चेहरे पे डाली। उनकी आंख में नमी उतर आई। भर्राई आवाज़ में बोले, अब्बा जी, इसे अपनी आप ही समझ लें। समझें फूफो, फिर से हम सब के साथ हैं। आप मिलने लौट आई हैं। मैं हैरानी से दोनों की बातें सुनती रही, मगर दादा अबू रोने लगे। आंसू थे कि रुकने का नाम ही न लेते थे। उस रात मैं दादा अबू के पास बेवजह रात 11 बजे तक बैठी रही। जब घर में चहलकदमी कुछ कम हुई तो उनके बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ गई। उन्होंने हैरान होकर देखा, फिर बोले, कोई काम है? मैंने कहा, नहीं। सुबह स्कूल नहीं जाना तुम्हें, जो आज अभी तक यहाँ बैठी हो? जाना है, मगर मुझे पहले ये बताएं, मैं किसके जैसी लगती हूँ? वो मुझसे नज़रें चुराते हुए बोले, किसी के जैसे भी नहीं। मगर मैं उनके पांव दबाने लगी और इल्तजाइया लहजे में कहा, बताइए ना दादा अबू प्लीज़। दादा अबू कितनी देर खामोशी से पहले मुझे देखते गए, फिर बोले, हानिया मेरी एक बड़ी बहन थी, बहुत प्यार करने वाली। वो मुझसे 4 साल बड़ी थी, मगर मोहब्बत में मुझे माँ से कम न लगती थी। 1947 को जब पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो गया, वो 14 अगस्त की सुबह थी। मैं झूमता गाता गली से टहलता घर में आया। तब मैं 12 साल का था। आप ही को गले लगाया और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो हंसने लगी। इतनी देर में मेरा हम जमात अकरम भी आ गया। वो बोला, चल अहमद, गली का चक्कर लगाकर आते हैं। मैंने आप ही को कहा, मुझे पाकिस्तान का झंडा बनाकर दो ना। उसने लम्हा भर सोचा, फिर अंदर कमरे में जाकर संदूक से सब्ज रंग का नया दुपट्टा उठा लाई और उसे कैंची से काटने लगी। पास बैठी चची बोली, है रुकैया, ये क्या? ये दुपट्टा तुम्हारे जहेज के जोड़ों का है। पागल हुई हो जो इसे काटे जा रही हो? वो हंसते हुए बोली, चची, दुपट्टा फिर बांध जाएगा। अभी मेरे भाई को झंडा चाहिए तो कहाँ से दूं? और ये तो मेरे दुपट्टे के लिए बाइसे फ़ख्र होगा, जिसके नसीब में पाकिस्तान का झंडा बनना लिखा गया। उसने दुपट्टे को काट कर सुई दहागे से फौरन सी कर झंडा बना दिया। मैंने और अकरम ने उसे डंडे पर लटकाया और गली में निकल गए। फिर वो रुके और बोले, वो ऐसा सफ़ेद सब्ज चाँद सितारे वाला झंडा नहीं था, बल्कि वो सिर्फ सादा सब्ज रंग का था, और मैं उसी को थामे बड़ा खुश था। कुछ ही देर बाद चचा, अब्बा जी और घर के सारे मर्द अफरा तफरी में आए और बोले, फटाफट सामान बांधो, निकलना है, क्योंकि इतला मिली है कि आज रात हमारी बस्ती पे सिखों ने हमला करना है। शाम तक हम सब जाने के लिए तैयार बैठे थे। रात के अंधेरे में हम रेलवे स्टेशन की जानिब रवां दवां थे कि यकदम मेरा पांव लड़खड़ा गया और मैं गिर गया। वो मेरी माँ जैसी बहन मेरे दर्द पे तेज़ी से मुड़ी और बोली, क्या हुआ अहमद? माँ सदके, अभी ये कहना था कि न जाने कहाँ से सिखों का एक गिरोह जो अंधेरे में छुप कर बैठा था सामने आ गया। हम सब इधर उधर भागने लगे।
मेरी आपी उनके हत्थे चढ़ गई। सब चीखने लगे, बचाओ, छोड़ो, भागो। चची के बाजू पे गोलियां लगी। मेरी आपी को वो उठाकर ले गए। हम रोते रहे मगर वो ना रुके और अगली सुबह स्टेशन के पास आपी की लाश मिली। मेरी आपी का मुर्दा जिस्म बेआबरू सरेआम पड़ा था। दादा अबू के आंसू बेकाबू हुए जाते थे। मैंने, अब्बा जी, चचा जान ने अपनी कमीज उतार कर आपी का मुर्दा जिस्म ढांपा। अम्मा सदमे से आवाज़ खो बैठी और फिर कभी उनकी आवाज़ बहाल ना हुए। मैं आपी के मुर्दा जिस्म से लिपटा उसे वास्ते देता रहा कि उठ बहन, चले पाकिस्तान, वहाँ ऐसा नहीं होगा। मगर मेरी बहन नहीं उठी। दादा अब्बू ने चेहरे के आंसुओं को कांपते हाथों से साफ किया, फिर बोले, सफ़र रुक न सकता था। हम सब ट्रेन के आते ही आपी की लाश को ना चाहते हुए भी वहीं दरिंदों की ज़मीन पर छोड़ आए। लुटते लुटाते सफ़र की तकलीफ़ें सहते पाकिस्तान पहुँचे। चचा ने सरजमीन पाक पे कदम रखते आपी के दुपट्टे से बना झंडा लहराया, जैसे आपी को याद करके उसकी कुर्बानी को इज्जत बख्श रहे हों। मेरी बहन का दुपट्टा आज भी मेरे पास है। फिर वो लरसते कदमों से बेड से उतरे, कांपते हाथों और भीगती आंखों से उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा खोला और कुछ ढूंढ ढांढ के सबज रंग का झंडा निकाल लाए। वो झंडा उन्होंने इतना ही संभाल के रखा था कि बिल्कुल नया लगता था। दादा अबू की बातें सुनते मैं खुद भी रोने लगी। रूह तक में सरसरी दौड़ने लगी। दादा अबू की सुर्ख आंखें यूं थीं जैसे शदीद गम के बायस उनमें लहू तैर रहा हो। दुपट्टा आंखों से लगाकर वो फिर रोने लगे। मैं उन्हें चुप करवाती रही मगर आंसुओं का तसलसल रुकने को तैयार न था। उस दिन के बाद मैं अक्सर दादा अबू से रुकैया दादी की बातें सुनती, बहन की बातें करके कभी तो हंसते, कभी रोते, कभी रंजीदा होकर कमरे में बंद हो जाते। उनकी वसीयत थी कि मेरी मैयत को इस सबज दुपट्टे में लपेट देना। जाकर आपी को दुपट्टा दिखाऊंगा। और मेरे बाबा ने उनकी इस आखिरी वसीयत को पूरा भी किया।